हेलो दोस्तों। आज हम पीजीटी प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके से किए जा सकते हैं। इनका ट्रेडिशनल तरीका करने का कुछ और है, लेकिन इनको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बहुत ही छोटे और ट्रिकी मेथड से किया जा सकता है। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही वहाँ समय की बचत कर पाएंगे, और जितनी अच्छी समय की बचत कर लेंगे उतने ही कुछ टफ क्वेश्चंस पे अपना ध्यान दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। पहला क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन से है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y इज। Option A is 32 upon 7, option B is 24 upon 7, option C is 72 upon 7 and option D is 64 upon 7। देखिए, दो कर्व्स दे रखे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों ही पैराबोला है। हमें इन दोनों पैराबोला से जो बाउंडेड कर्व है, जो बाउंडेड हिस्सा है, वो हमें बताना है उसका एरिया। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x कुछ ऐसा होगा, और इसकी एक्सिस y एक्सिस होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y कुछ ऐसा होगा। हमें ये दोनों कर्व्स के से बाउंड जो एरिया है, इसका एरिया बताना है। ठीक है, 12th में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसमें हम इसको करते हैं, और इसको करने के लिए दोनों का एरिया निकाल लेते हैं और देन उसके बाद उसको माइनस कर देते हैं शॉर्ट ट्रिक से, जो एग्जामिनेशन हॉल में आता है पेपर में। तो फिर उसको करने के लिए आपको समय की बचत करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे करते हैं, एक इसका करने का तरीका ये भी होता है कि एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास, दो पैराबोला अगर दे रखे हैं तो उनसे, उन दोनों पैराबोला से जितना भी एरिया बाउंड होता है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर लेटस रेक्टम डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब लेटस रेक्टम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन उसका लेटस रेक्टम होगा 4a। और अगर कोई y x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो तो उसका भी लेटस रेक्टम होता है 4a। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू 8 है और यहाँ पे भी 4a की वैल्यू 8 है। देन 8 इंटू 8 अपॉन 3, 64 अपॉन 3। ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, जिसको आप प्रैक्टिस अगर थोड़ी सी भी कर लें, और ये अगर आपको याद वहाँ आ जाता है, तो 2 सेकंड से ज़्यादा, 2 या 3 सेकंड से ज़्यादा आपका क्वेश्चन करने में नहीं लगेगा। ट्रेडिशनल मेथड से करने में इसमें बहुत समय लगता है, और यही जो समय की बचत होगी वो आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे कर देगी। तो हमारी ये कोशिश है कि हम सारे क्वेश्चन जितने भी अभी कराएं उनको बहुत आसान तरीके से करा दें, जिससे कि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएं और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्म करें। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 64 अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मॉड साइन x। y इज इक्वल टू मॉड साइन x, एक ही कर्व दे रखा है, एंड x एक्सिस एंड द लाइंस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू पाई। इन तीनों के बीच में जो फंस जाए वो एरिया निकालना है। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x दे रखा है, कर्व सिंगल है। सिंगल कर्व का जब हम एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं। x एक्सिस दिया है तो x की लिमिट ले लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका एरिया कहलाता है। जैसे सपोज ये x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब है माइनस पाई
टू प्लस पाई, ये दो लाइन्स दे रखी हैं, दोनों लाइन्स हैं। सपोज ये लाइन है x इक्वल टू माइनस पाई और ये लाइन है x इक्वल टू पाई, ठीक है। इसके बीच में कर्व है x एक्सिस माइनस पाई से पाई के बीच में, सपोज ये मॉड ऑफ साइन x पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मॉड लगा है। खाली साइन x लिखा होता, सिर्फ साइन x लिखा होता तो वो ऑड फंक्शन होता, तो नीचे भी जाता साइन x। तो हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। ग्राफ सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि आपको कुछ समझ में आए और ये दिमाग में सेट हो जाए, वरना इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया जो हो जाएगा वो x की लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई, ठीक है। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू पाई दे रखा है तो लिमिट हो गई माइनस पाई से प्लस पाई, बाई मतलब साइन x dx, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लिमिट माइनस a टू a बाई dx, ठीक। अब देखें मॉड ऑफ साइन x है, सिर्फ साइन x होता तो ये एक ऑड फंक्शन होता, मॉड लगा हुआ है तो अब ये इवन फंक्शन है। और जब कभी भी कोई फंक्शन f(x) इवन होता है तो एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट माइनस a टू a f(x) dx इज इक्वल टू इंटू लिमिट 0 टू a f(x) dx। कब, जब f(x) हो इवन फंक्शन, ठीक है। जब ऑड फंक्शन होता है तो ये 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि मॉड लगा हुआ है साइन x पे तो जो भी वैल्यू साइन की आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए एक इवन फंक्शन हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 0 टू पाई साइन x dx। अब मैंने मॉड क्यों हटा दिया, 0 से पाई के बीच में हमेशा जो साइन होता है वो पॉजिटिव रहता है, 0 से लेके पाई के बीच में हमेशा साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो जब ऑलवेज पॉजिटिव है 0 से पाई के बीच में तो मॉड की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये हट गया। तो ये हो गया 2 साइन x का हो गया माइनस कॉस x 0 टू पाई 2 माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 2 माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, ये हो गया 1 1 2 2 4। सो आंसर इज ऑप्शन सी 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 dx। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इन चारों में से कोई एक होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, इनको अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके और ट्रिकी तरीके से करें तो ये बहुत आसानी से हो जाते हैं और बहुत ही कम समय लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनको ट्रेडिशनल तरीके से करते रहते हैं तो फिर इनके आंसर आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए जब भी कभी x की इवन पावर दे रखी हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो हमेशा क्या करते हैं, x² से उसको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x², ठीक है। यहां से हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x², ठीक है। अब देखते हैं कि अगर यहां का साइन पॉजिटिव है तो नीचे x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर बनाते हैं। x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, x² प्लस 1 अपॉन x² -2 कर दें और +2 और +1 ये वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, dx। इसको देखें ध्यान से, ये हो गया x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x² अपॉन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 3 dx। यहां तक कोई डाउट है? x माइनस 1/x को t मान लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x की पावर -1 हो गई, तो 1/x² dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा 1 प्लस 1/x² dx की जगह पे हो जाएगा dt अपॉन t² प्लस, इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आपने देखा है, dx अपॉन x² प्लस a² इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहां पे रख दें, ये हो गया, इंटीग्रेशन हटा दें, दिस इक्वल टू 1/a कितना है √3 tan इनवर्स t अपॉन a। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/√3 tan इनवर्स t की वैल्यू रख दें, x² माइनस 1/x, x² माइनस 1/x √3 प्लस c। सो 1/√3 tan इनवर्स x² माइनस 1/√3x प्लस c। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx इज इक्वल टू a इंटू 2 to the power x प्लस b, कॉमा f'1 इज इक्वल टू 2 एंड इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 3 fx dx इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b ये फाइंड आउट करनी है, जो इनमें से कोई होंगी। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिखने में बहुत सरल दिखते हैं, बट इतने आसान होते नहीं हैं। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रेडिशनल बुक्स में होते नहीं हैं, बट एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। और जब ये एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो फिर ये आपका सारा रिदम बिगाड़ देते हैं, और सारे जो क्वेश्चंस आपके आते हुए होते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग उन क्वेश्चंस को पढ़ भी नहीं पाते। तो कोशिश ये करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी भी तरह से अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि कोई भी क्वेश्चन आपका समय खराब कर सके। ठीक है, तो देखें, इसमें a और b दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें दो ऑपरेशंस करने होंगे। एक डिफरेंशिएशन करना होगा fx का विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद x इक्वल टू 1 रख देंगे, और एक बार इंटीग्रेशन करना होगा fx को विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद उसमें लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, fx इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर x प्लस b। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट f'(x) इज इक्वल टू a इंटू, ये तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है तो ऐसे लिखा रहेगा, a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x इंटू log a, तो log 2, बेस अगर हम नहीं लिखते हैं तो वो e ही मानते हैं, प्लस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कांस्टेंट का 0। सो अब x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, तो यही मैं पुट कर देता हूँ, f'1 इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 1 इंटू log 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया a इंटू 2 इंटू log 2, इस 2 से 2 डिवाइड हो गया, देन a इज इक्वल टू 1/log 2। तो एक तो आ गया 1/log 2, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब है इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा। b की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां से देखें, लिमिट 0 से 3 fx क्या है a इंटू 2 की पावर x प्लस b dx इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन कर दें इसका, a कांस्टेंट है, 2 की पावर x हो जाएगा 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, प्लस b इंटू डी एक्स का 1 0 to 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक बार 3 पुट कर दें x की जगह पे, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 की पावर 3 अपॉन log 2 प्लस b माइनस, एक बार 0 पुट करेंगे, a इंटू 2 की पावर 0 अपॉन log 2 माइनस b, माइनस इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू 7 माइनस b इंटू एक्स होगा, तो ये हो जाएगा 3b माइनस 0 इंटू बी, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू 8 अपॉन log 2 प्लस 3b माइनस a अपॉन log 2 इज इक्वल टू 7। तो 8a अपॉन log 2 माइनस a अपॉन log 2 7a अपॉन log 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 7। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 3, 7 भी कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस a अपॉन log 2। फाइनली b इज इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन 3, 1 माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन log 2, तो 1 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर, माइनस आ रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 tan inverse x upon x dx is equal to k integration limit 0 to pi by 2 x upon sin x dx, then the value of k is option A is 1, option B is 1 by 4, option C is 4, option D is 1 by 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में जब आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर तो उसमें बहुत दिखाई देते हैं, और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आपसे हो पाएंगे, अदरवाइज ये इतने आसान नहीं होते, वैसे तो बहुत सरल होते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम करते क्या हैं कि ये जो दिया है tan इनवर्स x अपॉन x, अगर ये इस फॉर्म में आ जाए x अपॉन साइन x, तो जो इंटीग्रेशन के बाहर लिखा होगा वो वैल्यू k हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि tan इनवर्स x अपॉन x को x अपॉन साइन x के में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि जो भी इंटीग्रेशन के बाहर होगा उस समय कांस्टेंट वो k की वैल्यू होगी। ये तो हमें पक्का पता है कि k कांस्टेंट होगा क्योंकि वो इन्हीं चारों में से एक होगा। तो करके देखते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन x dx। इसको क्या लिख सकते हैं, हम मान लें let tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो tan t इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर दें, sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू dx हो जाएगा। ठीक, लिमिट भी चेंज होंगी, जब tan इनवर्स 1 होगा एट t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पे tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू t, सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 और tan से tan हट गया तो t इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4। और tan इनवर्स 0 when x इक्वल टू 0 then tan इनवर्स 0 is equal to t,
सो t इज इक्वल टू 0। हमें लिमिट भी पता चल गई। लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 4। tan इनवर्स x की जगह पे लिख देंगे t अपॉन x की जगह पे tan t, dx की जगह पे sec स्क्वायर t dt। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। अब देखें ध्यान से, ये हो गया 0 टू पाई बाई 4 t, tan t को लिख दें sin t अपॉन cos t इंटू sec स्क्वायर t को cos 1 अपॉन cos स्क्वायर t dt। इस cos t से cos t कैंसिल हो गया, ठीक है। लिमिट हो गई 0 टू पाई बाई 4 t अपॉन sin t cos t dt। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट 0 टू पाई बाई 4 ऊपर हो गया 2t अपॉन sin 2t। 2 sin t cos t कितना होता है sin 2t dt, ठीक है। अब देखें, हमें चाहिए था t अपॉन साइन t, x अपॉन साइन x, थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ क्या है 2t अपॉन साइन 2t। तो एक बार फिर 2t को मान लें थीटा है, तो 2 dt इज इक्वल टू डी थीटा और dt इज इक्वल टू 1/2 डी थीटा, ठीक है। लिमिट देखें, जब t इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, और when t इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पाई बाई 4 जब यहाँ पुट करेंगे तो 2 से 4 डिवाइड होने के बाद पाई बाई 2 बचेगा। तो ये हो जाएगी लिमिट 0 टू पाई बाई 2 2t की जगह थीटा अपॉन साइन 2t की जगह थीटा और dt की जगह d थीटा अपॉन 2। इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू 1/2 लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। एक प्रॉपर्टी और डेफिनेट इंटीग्रल में होती है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a एफ वाई डी वाई। मतलब वेरिएबल कोई भी हो, अगर लिमिट सेम है तो फिर कोई, और फंक्शन सेम है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू पे। तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। आ गया x अपॉन साइन एक्स डी एक्स, क्या लिखे चले थे 0 टू 1 tan इनवर्स x अपॉन x dx। देन बाहर क्या है 1/2, सो द वैल्यू ऑफ k इज 1/2। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस इनको बार बार आपको करना होगा। अगर आप इसको बार बार करेंगे तो फिर एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ f3 minus x is equal to fx है, then the value of integration limit 1 से 2 x fx dx की वैल्यू क्या होगी? होगी 3/2 इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 f2 minus x dx, या 3/2 लिमिट 1 से 2 fx dx, या 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 fx dx, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं निकाले जा सकते। इनको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सही रूट मैप क्या है इसको करने का। देखिए दिया है यदि f3 minus x is equal to fx, then value of this, so let I is equal to, इसको मान लें इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 x fx dx, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब एक प्रॉपर्टी हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल की, लिमिट a टू b fx dx इज इक्वल टू होता है लिमिट a टू b f
a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो अब इसको ध्यान रखें। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट आई इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कराते हैं, 1 से 2, x की जगह पे लिखेंगे हम 2 प्लस 1 माइनस एक्स, a और b ये है, f x की जगह 2 प्लस 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 1 से 2, ये हो गया 3 माइनस एक्स f 3 माइनस एक्स डी एक्स। f 3 माइनस एक्स दे रखा है fx के बराबर, यहाँ पुट कर दें इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 3 माइनस एक्स fx dx। ये भी i इज इक्वल टू है, इसको 2 मान लें। ठीक है, यहां तक कर लेंगे। देन 1 और 2 को ऐड कर दें तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 3 माइनस एक्स प्लस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 3 बाहर ले लें एफ एक्स डी एक्स। फाइनली i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। 3/2 इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स। देखिए कितना आसान है, बट ये होगा तभी जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, और प्रॉपर्टीज याद करने से याद नहीं होगी, ये तभी याद होंगी जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the area bounded by the curve y is equal to x mod x, comma x axis and x equal to -1, ये एक लाइन है, और x equal to 1 ये दूसरी लाइन है, is given by, जो एरिया है वो होगा ऑप्शन A is 1/3, ऑप्शन B is 4/3, ऑप्शन C is 2/3 एंड ऑप्शन D is none of these। तो कर्व हमारे पास दे रखा है y is equal to x mod x। ठीक है, तो y is equal to x mod x। ठीक है, लिमिट हमारे पास है x इक्वल टू -1 से +1, और एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू x की लिमिट -1 से 1 y dx, y का मतलब x mod x dx। ठीक है, अब यहाँ mod x की जो वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करेगा कि ये फंक्शन में क्या लगानी है। हम mod की डेफिनेशन जानते हैं, mod x इज इक्वल टू होता है x when x is greater than or equal to 0, और ये होता है -x when x is less than 0। इसका मतलब है इस लिमिट को हम दो हिस्सों में बांट दें, एक -1 से 0 तो वो x is less than 0, और एक 0 से लेके 1 तो वो 0 to 1। ठीक है, x is greater than 0। तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय चेन रूल, -1 to 0 x mod x dx प्लस लिमिट 0 to 1 x mod x dx। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। ये हो गया -1 to 0, 0 से छोटा है x, 0 से छोटा है तो mod x की जगह पे लिखेगा -x, तो x इंटू -x dx प्लस 0 to 1 x इंटू x, यहाँ 0 से बड़ा है तो mod x की जगह पे x dx। इसको लिख सकते हैं -1 से 0 x स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर dx लिमिट 0 to 1। सॉल्व कर दें, -x³/3 -1 से 0 प्लस x³/3 0 to 1। यहां से देखें माइनस, एक बार 0 रख दें तो 0/3 0 माइनस -1/3, तो ये हो गया +1/3 प्लस
1/3 माइनस 0। ठीक है, क्योंकि -1/3 प्लस 1/3 दैट इज 0, तो इसका एरिया 0 आया, तो इनमें से कोई नहीं है, तो ये हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने -x² का हो गया -x³/3, एक बार 0 पुट करेंगे तो माइनस का 0/3 माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस इस वाले माइनस से वो प्लस हो गया, प्लस -1/3। ठीक है, और ये हो गया -1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सो इसका एरिया इनमें से कोई भी नहीं है, सो नन ऑफ दीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इंटीग्रेशन लिमिट -1/2 से 1/2 cos x log 1 plus x upon 1 minus x dx, ये fx दे रखा है इतना, is equal to k log 2, then the value of k is equal to 0, -1, -2 या फिर none of these, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए जिनमें लिमिट जो दे रखी हो -a2 प्लस a दे रखी हो fx dx, तो हमेशा इसमें चेक करेंगे कि जो fx है x की जगह पे -x पुट कर दें और ये fx आ जाए सेम टू सेम, तो ये fx जो होता है इवन होता है, इवन फंक्शन। और जब x की जगह -x पुट करने पे -fx आ जाए तो fx जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। पहले इवन और ऑड चेक कर लेंगे, क्योंकि जब x इवन फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 0 to a fx dx। किसके लिए है? जब fx इवन हो, और जब fx ऑड होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 डायरेक्ट। ठीक है, फिर करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, fx इक्वल टू दिया है cos x log 1 plus x upon 1 minus x। x की जगह -x पुट करके देख लें, तो ये हो गया cos -x log 1 minus x upon 1 plus x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा cos में माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, तो cos x इंटू ये log m अपॉन n है, इसको n अपॉन m कर दें तो पावर हो जाएगी -1, तो log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x की होल पावर -1, cos x इंटू log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, log m की पावर n होता है n log m, तो ये माइनस आ गया आगे, ये हो गया माइनस cos x log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x क्या है, fx। तो f माइनस x इज इक्वल टू, जब fx आ जाए तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड। ऑड हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो इंटीग्रेशन लिमिट -1/2 to 1/2 cos x log 1 plus x upon 1 minus x dx is equal to 0। So the value of, यही किसके बराबर है, k log 2। So the value of k is equal to 0। Option A is the correct answer। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of integration limit 1 to e to the power 19 pi sin pi log x upon x dx is, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो अगर इस टाइप की पावर देख ली जाती है तो बहुत सारे लोग फिर इसको छोड़ देते हैं, क्या देते हैं, ये सोचते हैं कि इसको बाद में करेंगे,
और बाद एग्जामिनेशन हॉल में कभी आता नहीं है। ये बहुत आसान होते हैं, बहुत लेंथी नहीं होते, बहुत टफ नहीं होते, इसलिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी हो जाता है और यही क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, साइन का जो एंगल दिया है वो दिया है पाई log x। तो अगर हम मान लें लेट पाई log x इज इक्वल टू टी, देन ये हो जाएगा पाई इंटू 1/x dx इज इक्वल टू dt। देखो पाई इंटू 1/x dx, ये और ये इसकी जगह पे dx लिख सकते हैं और ये हो जाएगा साइन t और इसकी जगह लिख सकते हैं dt। ठीक है, अब जब हमने लेट किया है तो देन x व्हेन x इज इक्वल टू e टू द पावर 19 देन पाई log e टू द पावर 19 इज इक्वल टू t। तो 19 पाई log की वैल्यू 1 इज इक्वल टू t, यह तो अपर लिमिट हो गई। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, सो t इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो गया लिमिट 0 टू 19 पाई, ये समझ गए, साइन t और पाई अपॉन x dx की जगह पे dt। अब सिंपल इंटीग्रेशन रह गया। कितना आसान है, बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और उसको हम किस तरह से मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, लिमिट हो गई 0 टू 19 पाई, माइनस कॉस 19 पाई, एक बार अपर लिमिट लगती, प्लस कॉस 0 एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस। एक चीज हमें और पता है, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। यहाँ पे n अगर इवन है तो ये वैल्यू 1 हो जाती है पॉजिटिव, और अगर n ऑड है तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो cos 19 पाई ये ऑड है तो -1 की पावर 19 मतलब -1, तो -1 ये हो गया और माइनस ये है +1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो 2 इज द राइट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते होंगे तो ये 5 से 10 सेकंड में खत्म हो जाता है, और अगर नहीं आते होते हैं तो फिर ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 99 e raised to power x minus greatest integer x dx, where x denotes the greatest integer function. The value of this integration is 100, 99, 101, none of these. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब लोग देखते हैं और जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो वो बहुत ही घबरा जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता इसको करें क्या। 0 टू 99 है e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब हो गया कि अगर, पहले ये बता देते हैं, लिमिट 0 टू 99 है, एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, लिमिट 0 टू n t fx dx इज इक्वल टू होता है n लिमिट 0 से t fx dx, जब fx जो हो वो पीरियोडिक फंक्शन हो इस t का, जिसका पीरियड कितना हो, t हो, मतलब fx प्लस t इज इक्वल टू fx थे। और t क्या है, पीरियड। पीरियड का मतलब क्या हो गया कि जो इसकी लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, जिस पे ये फंक्शन फिर से उसको जोड़ देने पर वो फंक्शन फिर से वही फंक्शन की वैल्यू दे, तो वो कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो साइन x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन x होता है। ठीक है, इसका मतलब है इससे छोटी वैल्यू जब जोड़ेंगे तो वो साइन x नहीं आएगा, लीस्ट वैल्यू क्या है 2 पाई। अब इससे ऊपर हम 4 पाई जोड़ दें तो भी ये साइन x आएगा,
हम 6 पाई जोड़ दें तब भी ये साइन एक्स आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि जो मिनिमम वैल्यू हमने ऐड की वो की 2 पाई, तो इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई। तो साइन क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया जिसका पीरियड हो गया 2 पाई। ये x e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, यहां पे ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। लिमिट 0 टू, यहां से देखें, लिमिट 0 टू एन टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू 99 इंटू टी को अगर हम 1 मान लें तो e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, सिर्फ इतना लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 99 आगे आ जाएगा, लिमिट 0 टू 1 हो जाएगा e टू द पावर x माइनस 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है, x माइनस 0 dx। देखिए ये एक पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए 99 आगे आ गया। e टू द पावर t की वैल्यू क्या हो गई 1 मान ली, हो गया 99 e टू द पावर x माइनस 0 dx, दैट इज x टू द 99 e टू द पावर x का हो गया e टू द पावर x 0 टू 1 99 e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, ये वैल्यू हो गई 99 e माइनस 1। यहाँ 99 तो आ रहा है बट e माइनस 1 नहीं आ रहा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर 99 dx। अब इसकी होल पावर 99 है, इसको देख के ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। इसकी वैल्यू होगी, ऑप्शन ए इज 1/10100, ऑप्शन बी इज 1/1010, ऑप्शन सी इज 1/10 टू द पावर 99, या ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक बार उसको रिवाइज कर लें, और उन प्रॉपर्टीज से बहुत बहुत बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे अगर ये 1 माइनस एक्स की पावर 99 है, अगर इसकी जगह पे ये x की पावर 99 होता तो ये बहुत आसानी से अंदर मल्टीप्लाई हो जाता और 2 लाइनों में आंसर आ जाता। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रल की, लिमिट 0 टू a fx dx इज इक्वल टू होता है लिमिट 0 टू a fa माइनस x dx। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। fx की जगह पे fa माइनस x लिखते हैं, ठीक है। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो थी a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x dx। इसी की पर्टिकुलर फॉर्म है ये, a तो a ही है और b की जगह पे मैंने 0 लिख दिया है, तो ये हो गया a प्लस 0 माइनस x, दैट इज f a माइनस x dx, ठीक है। यहाँ अप्लाई कर दें, सपोज I इज इक्वल टू है लिमिट 0 टू 1 x 1 माइनस s टू द पावर 99 dx इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 x की जगह लिख दें 1 माइनस x, और यहाँ 1 माइनस x की पावर 99 dx। ये हो गया लिमिट 0 टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 99 1 माइनस x dx। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लिमिट 0 टू 1 x टू द पावर 99 माइनस x टू द पावर 100 dx। करते हैं इंटीग्रेशन, x टू द पावर 100 अपॉन 100 माइनस x टू द पावर 101 अपॉन 101। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू 1, एक बार 1 रख दिया तो ये हो गया 1 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 101, 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10100, ठीक है, और ये हो जाएगा 101 माइनस 100, दैट इज 1 अपॉन 10100। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई साइन 2n माइनस 1x अपॉन साइन x dx, देन a1, a2, a3 up to an are in AP and HP, AP and GP but not HP, GP and HP, AP, GP and HP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, और इनका ट्रेडिशनल तरीका जनरली लोग क्या करते हैं कि a1 n की जगह 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा साइन 2 माइनस 1 मतलब 1 साइन x अपॉन साइन x, 1 हो गया dx, वैल्यू हो गई पाई। जब एक ही जगह 2 रखेंगे तो साइन 3x हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। जब या उसको सॉल्व करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। जब एक ही जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा साइन 5x, तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन हॉल में इसको इस तरीके से करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दिया है an इज इक्वल टू दिस वन 0 टू पाई साइन 2n माइनस 1x अपॉन साइन x dx। n को रिप्लेस कर दें n प्लस 1 से, तो हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई साइन 2n प्लस 2 माइनस 1 मतलब 2n प्लस 1 x अपॉन साइन x dx। ठीक है, इसको 1 मान लें और इसको 2, देन an प्लस 1 माइनस an कर दें, ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई साइन x, दोनों में से एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2n प्लस 1 x माइनस साइन 2n माइनस 1 x। ठीक है, dx। यहां तक समझ गए। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन c माइनस साइन d, ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, यहां लगा दें 0 टू पाई साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d कितना हो गया 2n x प्लस x प्लस 2n माइनस मतलब 2nx माइनस x अपॉन 2, इससे x से x कैंसिल हो गया, 2nx प्लस 2nx 4nx अपॉन 2 मतलब 2nx इंटू साइन, एक बार माइनस कर दें 2nx प्लस x माइनस 2nx प्लस x अपॉन 2, 2x अपॉन 2 मतलब x अपॉन साइन x dx। यहां तक समझ गए, ये हो जाएगा। देखिए ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, बिना प्रैक्टिस के ये आप कर ही नहीं पाएंगे इनको। 2 बाहर ले लिया cos 2nx dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया 2 cos x का होता है sin x, sin 2nx अपॉन 2n 0 टू पाई। इसको लिख सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n sin 2nx लिमिट 0 टू पाई। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन n sin 2 पाई x माइनस साइन 0, 1 अपॉन n, ये वैल्यू भी 0 और ये वैल्यू भी 0 मतलब टोटल वैल्यू 0। तो ये किसकी वैल्यू है, an प्लस 1 माइनस an। अब देखें n इज इक्वल टू, यहां 0 पुट कर दें
तो ये हो जाएगा a1 माइनस n इज इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 0। 2 पुट कर दें, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 0। 3 पुट कर दें, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ गए? तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 0। इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये कॉमन है और 0 के इक्वल है, तो ये AP में तो है। A2 इज इक्वल टू यहां से A1 हो जाएगा और A2 इज इक्वल टू A3 भी है और A3 इज इक्वल टू A4 भी है। तो ये सारी टर्म क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वल हैं इसका मतलब है A2 अपॉन A1 1, A3 अपॉन A2 1, A4 अपॉन A3 1। तो कॉमन रेशियो जो है वो भी इक्वल है और वो 1 के बराबर है। तो कॉमन डिफरेंस भी इसमें इक्वल है और कॉमन रेशियो भी इक्वल है। तो ये जो होगी वो AP में भी होगी और GP में भी होगी। AP का रेसिप्रोकल होता है HP, रेसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि अपॉन में 0 आ जाएगा। अपॉन में 0 हो जाती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर वो HP में नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए इज e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1, ऑप्शन बी इज e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी इज माइनस e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1, ऑप्शन डी इज माइनस e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखें। एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की कि इफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx दे रखा हो तो ये हमेशा e टू द पावर x fx के बराबर होता है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब भी कभी e टू द पावर x के साथ में कोई फंक्शन दिया होगा तो 99% चांसेस ये होते हैं कि वो और उसका डिफरेंट डेरिवेटिव हमेशा साथ में ही होते हैं। जैसे इसमें e टू द पावर x ये लिखा है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। तो जो ऐड किया वो तो ये लिखा है और जो माइनस किया वो इसके साथ में -2 हो गया। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसा कर सकते हैं। इसको लिख दें x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब -2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब dx। देखें ये fx है, अगर fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो तो f डैश x क्या होगा, -2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब होगा। ये ऊपर पावर चली गई, x प्लस 1 की पावर -2 तो -2 x प्लस 1 की पावर -3 और x प्लस 1 का हो जाएगा 1 का 0 और x का 1। देखो ये यही तो लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx।
ठीक है, तो इसका आंसर होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। ये हो गया e टू द पावर x इंटू एफ एक्स कितना है 1/1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आसानी से। और ये जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये अगर ऐसे किए जाएं तभी वो टाइम पे हो पाते हैं, अदरवाइज फिर इसको करते ही रह जाते हैं, फिर ये हो नहीं पाते। The next question is the value of integration 0 to n greatest integer x dx, where this x denotes the greatest integer function and small n belongs to set of natural number is, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी n plus 1 upon 2 n minus 1 n minus 1 upon 2 n minus 1 और इनमें से कोई भी नहीं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन से हमें पता है कि अगर हम इसको स्प्लिट कर दें 0 to n x dx, इसको स्प्लिट कर दें 0 to 1 x dx, 1 से 2 x dx, 2 से 3 x dx, ऐसा कर सकते हैं बाई चेन रूल। एंड में आएगा n माइनस 1 से n x dx। हमें मालूम है कि 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होती है, 1 और 2 के बीच में 2 होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसलिए टू और 3 के बीच में 2 होती है, इसलिए n माइनस 1 और n के बीच में n होती है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दें इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 0 dx, लिमिट 1 से 2 1 dx, लिमिट 2 से 3 2 dx, लिमिट 3 से 4 3 dx और लिमिट n माइनस 1 से n माइनस 1 dx। ठीक है, ये 0 dx है, ये तो खत्म ही हो गया। यहां से देखें dx का हो गया x, 2 माइनस 1 हो गया, प्लस 2 बाहर लिख लिया, ये हो गया 3 माइनस 2 1 हो गया, प्लस 3 बाहर लिख लिया, 4 माइनस 3 1 हो गया, ऐसे ही प्लस 4 बाहर लिख लिया, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन n माइनस 1, n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 1। ये क्या है, AP है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कॉमन जो डिफरेंस है वो सेम है, और n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे n को n माइनस 1 से, जो n नेचुरल नंबर्स का सम होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। n को रिप्लेस कर दें n माइनस 1 से, तो n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया n माइनस 1 अपॉन 2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 कॉस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसकी वैल्यू होगी 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, या फिर 0 या माइनस 1 या इनमें से कोई भी नहीं। ये जो फंक्शन है, जब लिमिट माइनस a टू a दे रखी हो, ये अभी पहले भी बताया है, लिमिट माइनस a टू a दे रखी हो तो हमेशा फंक्शन चेक करते हैं, उसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। हम ये फंक्शन चेक करते हैं कि वो फंक्शन इवन है या फिर ऑड है।
तो जब x इज इक्वल टू माइनस एक्स रख देते हैं तो ये वाला जो फंक्शन है अंदर का log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये ऑड फंक्शन आता है। ठीक है, जब ये ऑड फंक्शन आता है तो ये सपोज fx इज इक्वल टू दे रखा है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो f माइनस एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा log माइनस एक्स प्लस अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो दिस इज 1 इज इक्वल टू f यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर कर दें तो f माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का fx। तो ये क्या है, ऑड फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन है तो कॉस लगाते हैं दोनों तरफ, कॉस f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस माइनस कॉस। ये हो जाएगा cos fx इज इक्वल टू cos माइनस fx। fx क्या है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो fx जो है वो ऑड फंक्शन है और cos में माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है तो cos fx दोनों सेम आ गए, इसलिए ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। जब ये इवन फंक्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर cos की जगह साइन होता तो ये हो जाता साइन, ये ऑड फंक्शन है, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा माइनस आ जाता आगे, तो ये हो जाता ऑड फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन आ जाता तो साइन के साथ में ये वैल्यू होती 0 और cos के साथ में ये वैल्यू है 2 इंटू 0 टू पाई बाई 2 cos log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। उसे ध्यान रखेंगे, अगर ये ऑड फंक्शन है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इवन फंक्शन है तो ये वैल्यू 2 इंटू 0 टू a हो जाएगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 e टू द पावर x की पावर 4 dx की जो वैल्यू होगी वो ऑप्शन ए इज लेस देन 1 होगी, इज ग्रेटर देन e होगी, या लाइज बिटवीन 1 एंड e होगी, या इनमें से कोई भी नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन अगर इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से करें तो e की पावर x की पावर 4 है तो x की पावर 4 को t मानेंगे, फिर वो 4x³ हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, फिर x³ को t मानेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ध्यान से देखें कितनी जल्दी हो सकता है। ये जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इसमें मैं x की पावर 4 कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से वो छोटी ही रहेगी और 0 से हमेशा बड़ी रहेगी। अगर इसमें मैं e टू द पावर लगा दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू e हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए इसका, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लगा दूं तो ये हो जाएगा x और लिमिट लगा दूं 0 to 1 0 to 1 0 to 1 dx
dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा x लिमिट 0 to 1 लेस देन, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं, लेस देन, इसका e बाहर आ गया, ये हो गया x। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 0 मतलब 1 इज लेस देन इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power x की पावर 4 dx इज लेस देन e, इसकी वैल्यू भी हो गई 1। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 और e के बीच में लाई करेगा, इसमें हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 tan की पावर n थीटा d थीटा is equal, then for n small n belongs to set of natural number, then the find the value of n in minus 1 plus in plus 1 is equal to। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको फॉर्मूले को हम ज़्यादातर यूज कर लेते हैं जब हम कर रहे होते हैं क्वेश्चन, लेकिन एक बार मैं आपको ये निकालना बता देता हूँ जिससे कि उस फॉर्मूले को याद करने में कोई कठिनाई ना हो। कैसे करते हैं इसको? आई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 tan स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं और tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई, या इसमें से tan स्क्वायर x निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan n माइनस 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा 0 to π/4 tan n माइनस 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/4 tan n माइनस 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/4 tan n माइनस 2 थीटा डी थीटा। देखो जब आई n की वैल्यू n को यहाँ रिप्लेस कर दें n माइनस 2 से, तो ये आई n माइनस 2 हो जाएगा 0 to π/4 tan n माइनस 2 थीटा डी थीटा। तो इसको आई n माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये क्या है? आई n है, और ये क्या है? 0 to π/4 tan n माइनस 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस। ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी और होती है कि इसको अब एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी और होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की होल पावर n हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी हो dx, तो ये हो जाता है उसी फंक्शन की पावर में 1 जुड़ जाता है और अपॉन n+1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/4 tan n माइनस 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो इसकी पावर है n माइनस 2, तो आई ये हो जाएगा tan थीटा, एफ एक्स क्या है? tan थीटा की पावर n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आई n, और ये लिमिट लग जाएगी 0 to π/4, और इस आई n प्लस 2 को इधर ही ले आए, आई n प्लस 2, तो ये हो गया आई n प्लस आई n प्लस 2 इज इक्वल टू
पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 हो गया, 1/n-1, ठीक है। और जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया in+2 इज इक्वल टू 1/n-1, ठीक। ये फॉर्मूला जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये सब करने की जरूरत नहीं होती, हम बस इतना याद रखें in+2 होता है 1/n-1। n को यहाँ पे रिप्लेस कर दें अगर हम n+1 से, n+2 है n-1 से, तो n इज इक्वल टू अगर हम मार्कर, अगर n को हम रिप्लेस कर दें n-1 से तो ये हो जाएगा in-1 प्लस in-1 प्लस 1 प्लस 2, मतलब in+1 इज इक्वल टू 1/n-1 प्लस 1 n। यहां से हो जाएगा n को इस तरफ ले आए, in-1 प्लस in+1 is equal to 1. So answer is 1. in-1 plus in+1 is equal to 1. So option B is the correct answer. The slope of the normal at the point 80 square, 280 of the parabola y square is equal to 4ax is. हमें निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, किस पर? इस पैराबोला पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। वो होगा ऑप्शन ए इज 1/t, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज -t एंड ऑप्शन डी इज -1/t। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनरली मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कुछ बचे हैं वो अगले 2-3 वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। ये पीजीटी में 2011 में आया है और इसमें हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखें इसमें क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक। तो ये हो जाएगा 2/dy/dx इज इक्वल टू 4a, dx/dx 1 हो गया, या dy/dx इज इक्वल टू 4a/2, ठीक है। dy/dx हम जानते हैं ये स्लोप को दर्शाता है, dy/dx स्लोप को दर्शाता है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू 4a/2y, इसको लिख सकते हैं हम 2a/y, ठीक। ये पैराबोला है, पैराबोला इस तरह से होगा, ये कोई पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, सपोज P मान लें। इस पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा इस पॉइंट पे, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 80 स्क्वायर 280 इज, सपोज मान लें m1 है, तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a/, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा 2at, बाई की जगह पे मैंने लिख दिया है 2at, दिस इक्वल टू 1/t। हमें ये भी पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और दो लाइंस अगर 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हो तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है।
अगर वो पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है 1/t इंटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1। सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो गया -t। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉन कर रहे हैं। टू ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो नॉर्मल्स जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट इज, क्या वो पैराबोला होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस 3a, या y इज इक्वल टू ax, या फिर x इक्वल टू 3a। ये पीजीटी में 2009 में आया है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकते हैं। आप अगर कितनी भी कोशिश कर लें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको 10, 20, 50 हजार लड़कों से आगे पहुंचा देते हैं, और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराएं जो आपको सिलेक्शन दिला सकें, और आप भी इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करके अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाएं। देखें ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कोई पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, इसलिए नॉर्मल डाल दिया है मैंने इस पे, ठीक है। इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या दी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला क्या होती है। एक बार वीडियो पॉज कर लें और फिर सोच के देखें कि आपको याद है या नहीं है। अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस पैराबोला हो जाएगी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है नॉर्मल की, ये नॉर्मल किसको इस पॉइंट P से भी जा रहा है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो जाएगा P अल्फा बीटा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो x की जगह पे अल्फा लिखते हैं और y की जगह पे बीटा। सो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू m अल्फा माइनस 2am माइनस am³। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं am³ प्लस 0 इंटू am या m स्क्वायर प्लस 2am प्लस या माइनस m अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। am³ प्लस 2am और ये 0 इंटू एम स्क्वायर लिख दिया है मैंने, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। माइनस m अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। am³ प्लस 0m स्क्वायर प्लस 2am माइनस m अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक इक्वेशन है m में, तो इसके 3 रूट्स होंगे, m1 m2 m3 मान लें। सो दिस इज cubic in m. So this contains 3 roots.
सपोज m1 m2 m3, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन a। ठीक है, अब दो नॉर्मल्स, टू ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो नॉर्मल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप्स जो होंगे वो m1 m2 अगर हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। गिवन क्या है, टू ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अगर उनके स्लोप्स m1 m2 हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन a। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन a। ये भी जो रूट है m3 वो इस लाइन से होकर जाएगा, मतलब इसे जो नॉर्मल की पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। जब सेटिस्फाई कर रहा होगा तो m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन a। एक रूट हो गया, m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन a, तो m3 इज आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। m3 की जगह पे बीटा अपॉन a लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बीटा इज इक्वल टू m की जगह बीटा अपॉन a अल्फा माइनस 2a m बीटा अपॉन a माइनस a m क्यूब बीटा क्यूब अपॉन a क्यूब। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन a कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस 2a माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, एक ऐसे ये a स्क्वायर रह गया, एक बीटा अपॉन a बाहर आ गया, इस बीटा से ये बीटा कैंसिल हो गया, ये a इधर ले आए, इसको यहां लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2a माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन a, या a फिर एलसीएम ले लें, a स्क्वायर इज इक्वल टू a अल्फा माइनस 2a माइनस बीटा स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a अल्फा माइनस 2a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a अल्फा माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a अल्फा माइनस 2a माइनस a, यहाँ से एक और आ गया बाहर, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a अल्फा माइनस 3a, या बाई स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस 3a। सो लोकस ऑफ द पॉइंट इज बाई स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस 3a। अल्फा को x लिख दिया है और बीटा को बाई, सो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस 3a। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। द एक्सटर्नल पॉइंट्स नॉर्मल्स आर, एक एक्सटर्नल पॉइंट से फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहले इक्वेशन ऑफ द पैराबोला लिख ली और इस पे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिख ली, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, इस पॉइंट से जा रहा है ये नॉर्मल, तो पॉइंट से जा रहे हैं तो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो y की जगह पे बीटा लिख दिया है और x की जगह पे अल्फा लिख दिया है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो m के तीन रूट होंगे, सपोज वो m1 m2 m3 है, तो m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन a। जो नॉर्मल्स हैं उसमें से दो जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के अगर स्लोप m1 m2 से रिप्रेजेंट हो तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 m2 की जगह पे -1 लिख दिया है, तो m3 इज इक्वल टू निकला है बीटा अपॉन a। m3 इज इक्वल टू बीटा अपॉन a, ये भी एक रूट है, तो ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा, तो जहां जहां m है वहां वहां बीटा अपॉन a लिख दिया है इस इक्वेशन में। सो बीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन a अल्फा माइनस 2a
बीटा अपॉन ए माइनस ए बीटा क्यूब अपॉन ए क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व कर दिया है। बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए अल्फा माइनस 3a आया, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जहां अल्फा है वहां x लिख दिया, जहां बीटा है वहां y लिख दिया। सो लोकस ऑफ द पॉइंट आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस 3a। Now the next question is the slope of the tangents drawn from a point 4, 10 to the parabola y square is equal to 9x are। स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है जो इस पॉइंट से 4, 10 से होकर जा रहा है और पैराबोला पर है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स एक पॉइंट मान लें, सपोज ये है P पॉइंट 4, 10, ठीक है। तो एक पैराबोला बना लें, सपोज ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो एक टेंजेंट ये जा रहा है और एक टेंजेंट ये जा रहा है, ठीक है। The slope of the tangents drawn from the point 4, 10 to the parabola y square is equal to 9x. So equation of the tangent to the parabola क्या होती है? y is equal to mx plus a अपॉन m। पढ़ा होगा ये तो। y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। अब गिवन क्या है यहाँ? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया? 9। तो a इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। वैल्यू रख दें, y इज इक्वल टू mx प्लस 9 अपॉन 4m। ठीक है, ये समझ गए? y इज इक्वल टू mx प्लस 9 अपॉन 4m। अब ये जो इक्वेशन है वो टेंजेंट की इक्वेशन है। टेंजेंट किस पॉइंट से जा रहा है? 4, 10। तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको। सो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन। सो 10 इज इक्वल टू 4m प्लस 9 अपॉन 4m, ठीक है। ये हो गया 40m इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9, ठीक। 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमने सॉल्व कर दें। 16 9 144 और 36 4 144। तो 16m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 36m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 4m कॉमन ले लिया इसमें से, तो बचा 4m माइनस 1 माइनस 9 कॉमन ले लिया, 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4m माइनस 1 एंड 4m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 कॉमा 9 अपॉन 4। So 1 upon 4, 9 upon 4 is the right answer. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोकस ऑफ द पैराबोला 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 इज, इसका इस पैराबोला का फोकस बताना है। वो होगा ऑप्शन ए इज -5/8, 1/2
ऑप्शन बी इज -3/8 अपॉन कॉमा 1/2, ऑप्शन सी इज -7/8 अपॉन कॉमा -1/2 और ऑप्शन डी इज -5/8 कॉमा -1/2। ये पीजीटी में 2016 में आया है। आपको मालूम है कि अगर पैराबोला की इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax होती है तो उसका जो फोकस होता है वो a, 0 होता है, x इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको y² इज इक्वल टू 4ax में कन्वर्ट कर लें। तो 4y² माइनस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस का 6x इधर ले गए, 4y² माइनस 4y, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, 4 कॉमन ले लें, y² माइनस y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। ठीक है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, y² में लेके आएंगे तो क्या करते हैं, y² माइनस 2 इंटू 1/2 बाई 2ab। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 1/2 से, तो 1/4 ऐड कर दें और 1/4 माइनस कर दें इज इक्वल टू 6x प्लस 5। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया 4y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1/2, दिस वन, y² प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू y माइनस ये 4 को अंदर ले गए, -1 इज इक्वल टू 6x प्लस 5। यहां तक कर लेंगे। मेन है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। हमें रूट पता होना चाहिए कि y² इज इक्वल टू 4ax। अगर ये फॉर्म है तो फोकस पूछा है तो फोकस इसका होता है a, 0। तो मेन मकसद है कि इस फॉर्म में आ जाए। इस फॉर्म में आने के लिए y² होना चाहिए, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 6, ये 1 इधर ले आए। ठीक है, तो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4 x प्लस 1, 6 कॉमन ले लिया है और 4 ये वाला। ठीक है, y² तो आ गया, 4a यहाँ पे लाएं तो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 6/16, तभी तो 4 बना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड, x प्लस 1, इसको 3/8 भी लिख सकते हैं। तो y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 3/8 x प्लस 1। इससे कंपेयर करा दें, y² इज इक्वल टू 4ax, तो y इज इक्वल टू हो गया y माइनस 1/2, a इज इक्वल टू हो गया 3/8 और x इज इक्वल टू हो गया x प्लस 1। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं x इक्वल टू a, तो x की जगह x प्लस 1 इज इक्वल टू a कितना है 3/8, तो x इक्वल टू 3/8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के 5/8 आ गया। एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, मतलब ये दोनों नहीं होंगे। और y इज इक्वल टू होता है 0, y कितना है, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 प्लस का आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।